बच्चों, आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। हमने अब तक जो है जैक बोर्ड द्वारा जारी 3 मॉडल सेट का फुल्ली एक्सप्लेन करते हुए सॉल्यूशन दिया है। आज आपके साथ हम लाए हैं सेट 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम कहता है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट n given by r a equal to b minus 2 where b is greater than 6. चूज द करेक्ट आंसर। ये 2 4 3 8 6 8 7। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है b ग्रेटर देन 6, तो 6 यानी कि ये वाला तो कम्प्लीटली नहीं होगा, चूँकि 4 है ये, तो या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। 3 अगर डाल के देखते हैं, का वैल्यू 3 8 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 6। 3 6 के बराबर नहीं, ये भी नहीं हुआ। चलिए 6 सेट देखते हैं। 6 इक्वल टू 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, ये करेक्ट हो गया, यानी ये मेरा ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर से। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है कि इफ़ लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। ये कोई रिलेशन है इस सेट पे, जो कि रिलेशन आया, ये ऑप्शन आया। ठीक है, तो कहता है आर इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, आर इज़ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, आर इज़ सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। और आर इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अगर तीनों अवेलेबल होगा तो ये वाला होगा। अब चेक करते देखिए, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यानी रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए सिमेट्रिक में आइए, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, है ना। यानी आप जानते हैं कि सिमेट्रिक होने के लिए क्या है, ए बी बिलोंग्स आर है तो बी ए बिलोंग्स आर होना चाहिए, है ना, तब ये सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना। तो अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो सिमेट्रिक तो पॉसिबल है ना। अब आइए ट्रांजिटिव में, अगर आप देखिए 1 3 और 3 2 ले लीजिए, 1 3 3 2 ले लीजिए, तो आपका इस दोनों से आएगा 1 2, है ना। देखिए 1 2 अवेलेबल है ना, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 देख। कहता है कि आर से आर कोई रिलेशन है, कि आर है ना, आर से आर कोई रिलेशन है, और ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स 4 और ये है एक्स, है ना। तो कहता है चूज़ द करेक्ट आंसर। कोई भी ऐसा है तो एफ इज़ 1 1 ऑन 2, एफ इज़ मैनी 1 ऑन 2, एफ इज़ 1 1 बट नॉट ऑन 2, एफ इज़ नादर 1 1 नॉट ऑन 2। तो देखिए अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स 4 है, तो एफ अगर -1 लेते हैं तो इसका भी वैल्यू 1 होता है, एफ 1 लेते हैं तो इसका भी वैल्यू 1 है, यानी ये -1 और 1 ये दोनों का इमेज 1 होता है। तो ना तो 1 1 तो होगा नहीं, ठीक है, मैनी 1 हो सकता है। ठीक है, 1 1 यहाँ पे नॉट ऑन 2। चलिए अब ऑन 2 की बात है, तो 1 1 तो ये दोनों तो होगा नहीं, है ना। चेक करते इसमें और इसमें, मैनी 1 तो निकला। अब ऑन 2 के लिए अगर देखिए मान लीजिए कि 1 1 लेते हैं, तो y इक्वल टू एक्स 4, तो x इक्वल टू वाई टू द पावर 1/4। अगर 1 लेते हैं, है ना, तो 1 होता है ना। तो बट इमेज जो है इसका बच रहा है, इस साइड में जो भी आ रहा है, इसे मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, 1 लिए या -1 लिए तो 1 हो गया, 2 ले लिए तो ये हो गया कितना, और -2 लिए तो 16 हो गया। तो इसमें जब इसका डालेंगे 16 1/4, तो 16 टू द पावर ये हो जाएगा मेरा 4 टू द पावर 4 1/4 कैंसिल, तो 4 आता है ना, सॉरी 2 पर पावर 4, तो 2 हो गया। तो 2 तो मिला बट -2 नहीं मिलेगा ना। इसी तरह बहुत सा ऐसा नंबर होगा जो कि इसमें बच जाएगा, इसलिए ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। ना तो ये 1 1 होगा ना ऑन 2 होगा। चलिए तो देखिए 4 प्रॉब्लम कहता है कि ये कोई रिलेशन है आर से आर के बीच में, है ना, रियल से रियल कोई फंक्शन है, रिलेशन है ना। और ये मेरा हो गया एफ एक्स इक्वल टू 3x, ये है x,
तो कैसा रियल, अगर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं एक्स का, जैसे मान लीजिए -1 ले लेते हैं, तो -1 लिए तो यहाँ पर हो जाएगा -3, 1 लेते हैं तो ये 3 होता है, 2 लेते हैं तो ये कितना होता है, 2 2 जा 6, 3 ले लिए, 3 3 जा 9, इस तरह हो जाता है। तो देखिए हर एक का अलग अलग इमेज बन रहा है ना। अब आइए कि तो ये तो 1 1 हो गया, तो ये 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू के लिए लेट y इक्वल टू 3x, fx को मान लेते हैं y, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है 1/3y। अब ये 3 डालिए तो -1 प्री इमेज बन जाएगा, 3 डालिए तो 1 आ जाएगा, 6 डालिएगा तो 2 आ जाएगा, है ना, 9 डालिएगा तो 3 आ जाएगा। y का वैल्यू जैसे से डालिएगा तो इन्हें प्रत्येक का इमेज, एक भी एलिमेंट इसमें नहीं बचेगा, यानी f इज़ 1 1 ऑन टू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि f जो है रियल से रियल कोई फंक्शन डिफाइंड है, तो fx इक्वल टू 3 - x³ to 1/3, देन फॉफ ऑफ x। तो सबसे पहले फॉफ ऑफ x ले लेते हैं, फॉफ ऑफ x, इसका डिफिनेशन कहता है कि f फंक्शन ऑफ fx का वैल्यू डाल दीजिए। fx क्या है 3 - x³ to the power 1/3। अब यहाँ पे देखिए ये fx फिर जो है फॉफ है, तो f तो ये हो गया, x के प्लेस पे यहाँ ये डालिएगा तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, तो ये लिखाएगा क्या, देखिए 3 है ना, x के प्लेस पे हो जाएगा मेरा 3 - x³ to the power 1/3 टू क्यूब इंटू 1/3, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये मेरा बच रहा है 3 - 3 - x³ है ना, टू द पावर 1/3, 3 - 3 प्लस x³ 1/3, ये कैंसिल 1/3, फिर 3 3 कैंसिल, तो x आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 6 प्रॉब्लम कहता है कि इफ़ fx इक्वल टू x² + x + 7 देन f 0। तो बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन है ये, x² + x + 7। तो अगर ये x के प्लेस पे 0 बैठा है तो ये भी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, अब +0 + 7 यानी आपका 7 आएगा, 7 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखिए 7 प्रॉब्लम कहता है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/√2, है ना। तो देखो कि π/4, π/2, π/3, π/6, तो ये तो cos इनवर्स है और ये इस क्वाड्रेंट में है ना। तो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, बाकी किसी में पॉजिटिव होता है, तो 1/√2 cos π/4 को सेटिस्फाइड करता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए 8 प्रॉब्लम कहता है द वैल्यू ऑफ cos sin इनवर्स हाफ cos इनवर्स हाफ इज़ 1 - 1 0 इन्फिनिटी। तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो ये बेसिस है क्या, एंगल सेम होता है, तो यहाँ भी आप देखिए एंगल सेम है, तो कॉस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/2, तो cos π/2 इज 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 9 देखते हैं। प्रॉब्लम है बच्चों की द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7 π/6 इज 7 π/6, 5 π/6, π/3 और π/6। तो आप जानते हैं कि cos जो है वो 0 से π/2 के बीच में है ना, बट ये जो है कितना क्या हो जाता है, ये 180/6 30 to 10 डिग्री है ना, 210 डिग्री है और 180 से बाहर है, तो इसको उस रेंज में लाने के लिए क्या करना होगा, cos इनवर्स cos 2π - 5/6। देखिए तो आपका 6 2 12 - 7 π/6 हो जाएगा, है ना। cos इनवर्स cos ये मेरा हो जाता है 5 π/6। तो ये चूँकि ये मेरा क्या होता है, इस रेंज में 2π - थीटा होता है, cos पॉजिटिव होता है, तो इसलिए अब लिखेंगे ये सो cos इनवर्स cos कैंसिल, तो मेरा हो जाता है 5 π/6। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 10 देखते हैं हम लोग। बच्चों कहता है कि tan इनवर्स √3 cot इनवर्स -√3। ये तो tan इनवर्स √3 जो है, tan इनवर्स √3 ये तो मेरा π/3 के लिए होता है 60 डिग्री, बट ये नेगेटिव होता है। तो आप जानते हैं कि ये मेरा अल्फ़ा है, ये माइनस अल्फ़ा है ना, और ये मेरा पाई माइनस अल्फ़ा है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स हो, है ना, या सेक इनवर्स एक्स हो या कॉट इनवर्स एक्स हो, जब ये नेगेटिव होता है तो ये रूप ले लेता है। तो पहले पॉजिटिव इसका निकाल लीजिए, कॉट
इन्वर्स √3 का निकाल लीजिए। तो √3 मीन्स 30 डिग्री, तो ये हो गया π/6। बस इसमें से क्या होगा कि अगर ये कॉट इन्वर्स माइनस √3 का वैल्यू लेते हैं तो पाई माइनस π/6 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 π/6, है ना। तो दोनों का वैल्यू निकल गया, तो मेरा हो गया tan इन्वर्स √3 माइनस कॉट इन्वर्स माइनस √3, tan इन्वर्स √3 का π/3 माइनस ये हो गया 5 π/6, एलसीएम 6, 2 पाई माइनस 5 π/5 तो एलसीएम हो गया लेने के बाद ये हो गया माइनस 3 π/6, ये हो गया माइनस π/2, है ना। तो ये माइनस π/2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट 11 है बच्चों की A=AIJ कोई मैट्रिक्स है मोनाइज और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप जब भी किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर तब कहते हैं जबकि रो और कॉलम इक्वल हो, है ना, यानी जितना रो हो उतना कॉलम हो, है ना। तो इस तरह के मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए एम और एन अलग अलग है, लेकिन ये जब इक्वल होगा तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ये ऑप्शन सी करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम 12 देखते हैं हम लोग। 12 प्रॉब्लम है बच्चों की विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू 3x + 7, है ना। ये मैट्रिक्स जो है 3x + 7 5y + 1 2 - 3x, ये इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। 0 y - 2 8 - 4। तो कहता है कि इससे x और y का वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए अगर हम इसको लेते हैं तो 3x + 7 = 0, तो 3x = हो जाता है -7 और x = हो जाता है -7/3। एक भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है ना x का वैल्यू। अच्छा अगर y लेते हैं तो 5 = y - 2, तो y = 7 तो अवेलेबल है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, बट x का वैल्यू 7 पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो ये जो है इसका वैल्यू पॉसिबल इसमें से एक भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट कोई भी। अब यहाँ पर x का वैल्यू अगर 7/3 डालते हैं तो ये 0 हो जाता है, सेटिस्फाइड किया 5 में। अब 7 डालते हैं ना, y का वैल्यू 7 डालते हैं तो 7 - 2 5, ठीक है। y + 1 = 8, तो 7 हो जाता है। यहाँ पे अगर डालते हैं 2 - 3x, है ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x 2 - 2/3, है ना। तो ये तो निकल रहा है बट x का वैल्यू अलग हो रहा है, इसको इस दोनों को लीजिए 2 - 3x = 4, ये इसके इक्वल कर दिया, है ना। तो 3x = हो जाता है कितना बच्चों 4 सॉरी 2 - 4 2 - 4, है ना। ये इधर आया इधर हो गया, तो x = हो जाएगा यहाँ से बचा -2/3। तो x का एक वैल्यू -7/3 मिल रहा है, एक 2/3, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए 12 के बाद हम लोग 13 नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। 13 प्रॉब्लम बच्चों कहता है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3:3, यानी एक 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें मेरा 3 रो 3 कॉलम है। अब देखिए ये कहता है कि जबकि ईच एंट्री 0 और 1 हो और सब में 0 और 1 एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी 0 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 1 लिख सकते हैं, यानी 0 या फिर 1, 0 या फिर 1, किसी एक दोनों में से कोई एक। तो ये ऑप्शन को भरने के लिए मेरा 2 एलिमेंट है, ये ऑप्शन को भरने के लिए भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है, ये भी यहाँ पर भी 2 नंबर है, यहाँ पर भी 2, 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 यानी टोटल को 9 एलिमेंट को भरने के लिए मेरे पास 2 नंबर है। तो ये मेरा हो जाता है, इसका अगर लिखना है 2⁹ 2 4, है ना, 8 16 32, है ना, 64 128, यानी ये हो जाता है 512। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 14 को देखते हैं हम लोग। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी और बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें से जो बच्चों है ये अगर ए बी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर मान लिया जाए ए = कुछ भी ले लीजिए,
ए इक्वल टू ले लीजिए 2 3 3 1, है ना। आप बी इक्वल टू ले लीजिए आप कुछ भी और ले लेते हैं 3 4 4 3, है ना, या 5 ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए आई जे, इसका जो अगर ए डैश ले लेते हैं, ए डैश अगर लेंगे तो ये देखिए इसको चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 3 3 1, यानी सेम रहता है ना। इसका भी अगर बी डैश ले लीजिए तो देखिए क्या होता है 3 4 4 5, ये भी, यानी ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए फिर बी ए को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक निकलेगा, है ना। अगर इसको करके देखना है तो देख सकते हैं। अगर ए बी ले लेते हैं 2 3 3 1 और 3 4 4 5, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 4 12 और इधर 5, तो ये हो गया 12 6 18 और 15 8 23 13 और ये हो गया 17, ये ए भी निकल गया। उसी तरह आप बी ए भी निकाल सकते हैं। बी ए हो गया 3 4 4 5, ये हो गया 2 3 3 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 4 4, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 5, ये मेरा हो जाता है कितना 6 12 18, ये हो गया 13 और ये हो गया 23 और ये हो गया कितना 17, है ना। अब ये तो दोनों निकाल लिए, ए बी और बी ए निकाल लिए। अब अगर दोनों को घटाना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस तो है नहीं, यहाँ पे देखते हैं ए बी माइनस बी ए आप ले लीजिए। तो ए बी मेरा क्या निकला 18 13 23 17 माइनस 18 13 23 और 17 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। और ये मेरा कितना होता है 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, यानी ये आप देख रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ए आई जे इक्वल टू ए माइनस ए जे आई हो गया, ठीक है। तो ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 15 देखते हैं। 15 प्रॉब्लम कहता है बच्चों कि ए इक्वल टू कोई मैट्रिसेस है ना, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो मैट्रिसेस है अगर हम लोग एडजॉइंट लिखते हैं, एडजॉइंट ए इक्वल टू जो भी होगा कोफैक्टर इसका, उसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये तो कोफैक्टर अगर हम लोग लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस होता है इसके पहले एलिमेंट। तो अगर आप इसका 2 का कोफैक्टर लीजिएगा तो ये क्लोज 3 हो गया, तो यहाँ पर लिखे 3। फिर 5 ले रहे हैं तो ये 1 है ना, और ये 1 तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और उसके बाद इस 1 को ले रहे हैं ये 1 तो ये हो गया -5। उसके बाद 3 ले रहे हैं ये 1 क्या हो गया 2, और इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो 3 -5 -1 2, ये कॉलम रो बन गया। तो ये कि ढूंढिए किस में है बच्चों, देखिए तो 3 -5 -1 2, ऑप्शन नंबर सीज करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम 16 देखते हैं। 16 प्रॉब्लम कहता है ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3 देन के इज, है ना। तो आप जानते हैं कि के ए इक्वल टू, तो के होता है और ये हो गया डिटर्मिनेंट ए, के का डिटर्मिनेंट, ठीक है। लेकिन इसका जो के पर पावर जो होगा वो ऑर्डर कितना है 3 है, तो ये मेरा हो जाएगा 3, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 17 देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम है बच्चों कि ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए डैश, देन वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है आपको। तो ये देखिए ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, तो ए का वैल्यू आप पहले ले लो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए डैश क्या करना है रो को कॉलम करना है। तो ये क्या है कॉलम जो है रो बनता है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, इधर माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, इधर आई है, ठीक है बच्चों। तो देखिए दोनों को ऐड करना है, तो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा आई होता है 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए ये इक्वल मैट्रिक्स बीच में साइन है तो ये इसके इक्वल होगा, ये 0 0 है, ये इसके कोई इक्वल करते हैं
2 cos अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, तो cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, 1/2 कितने डिग्री में हो जाता है बच्चों? π/3, cos π/3 में, cos π/3 में, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा π/3, अल्फ़ा इक्वल टू π/3, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 17 का आंसर बी हो जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखिए, a इक्वल टू है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो देन ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए ये पहले इस कंडीशन को कहता है ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, फिर इसको लिखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, इधर तो आई रहने देते हैं अभी। फिर अगला स्टेप देते हैं अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा, फिर अल्फ़ा बीटा और माइनस बीटा या अल्फ़ा बीटा ही लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इससे करेंगे तो अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा गामा, इससे करेंगे माइनस अल्फ़ा गामा, इससे करेंगे तो गामा बीटा, इससे करेंगे तो प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इधर हो गया आई, तो ये तो दो क्या हो जाएगा बोल तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इधर हो गया 0, इधर हो गया 0, इधर हो गया गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, यही आई को लिख सकते हैं 1 0 0 1। तो ये 0 इसके बराबर देखिए, तो किसी को भी बराबर करिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 1 हो गया, ये इसके बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। ढूंढिए कहाँ है 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं, ये वाला हो सकता है ऑप्शन सही। अगर इसके अनुसार करते हैं तो ये 1 रहने देते हैं, तो ये होगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ये वाला ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 19, ये कहता है कि इफ़ द मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा कोई मैट्रिक्स अगर ले लेते हैं जो कि सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, है ना। तो एक जीरो मैट्रिक्स ये ऐसा है कि दोनों जो मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा स्क्यू सिमेट्रिक। इसका ए डैश निकाले तो वही, माइनस ए डैश निकालिएगा तो वही रहेगा, है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये डिटर्मिनेंट का सवाल है और ये इक्वल डिटर्मिनेंट का है ना। तो आप जानते हैं कि ये जो x2 18 x 6 18 2 6 है ना, तो इसको क्या करते हैं एक्सपेंशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इधर हो गया 18 2 या 36, इधर हो गया 36, इधर हो गया 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, है ना। इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं 6 36, है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 20 देखते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए, ये है √x प्लस √y इक्वल टू √a देन dy/dx, यानी अब डेरिवेटिव पे प्रॉब्लम है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों में से कौन सा होता है सबसे पहले dy/dx निकाल के देखते हैं। और ये √x प्लस √y इक्वल टू √a, ये इम्प्लिसिट फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा, d/√x प्लस d√y/dx इक्वल टू d√a/dx। तो √x का तो 1/2 √x होता है, हर कोई जानता है। इसका भी 1/2 √y हो गया, बट ये y नहीं था x के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया dy/dx और ये हो गया मेरा 0। तो 1/2 √y dy/dx इक्वल टू माइनस 1/2 √x, 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो dy/dx इक्वल टू होता है माइनस √y/√x, और ये मेरा ऑप्शन सी यूज करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम 20 कहता है, फिर ये डेरिवेटिव का ही प्रॉब्लम है बच्चों। देखिए y इक्वल टू 10⁻x देन dy/dx, है ना, क्या होता है। तो ये मेरा y इक्वल टू अगर log 10x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले ये मेरा फॉर्मूला होता है log x/log 10, चेंज ऑफ बेस फार्मूला से इसको चेंज कर दिए। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये log 10 तो मेरा कांस्टेंट हो जाता है, और log x का जब डेरिवेटिव करेंगे log x
तो इसका डेरिवेटिव होता है, ये तो log 10 हो जाएगा, और इसका होता है 1/x, यानी ये जो हमारा x log 10, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 23 देखते हैं हम लोग। तो देखिए y = x है ना, ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तब इसका डेरिवेटिव निकालना x के रिस्पेक्ट में। तो आप जानते हैं जब फंक्शन टू द पावर फंक्शन होता है तो दोनों साइड हम लोग को log लेना पड़ता है। जब log ले लेते हैं तो ये होता है x log x। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है log y का 1/y dy/dx। x को छोड़े और log x का 1/x प्लस log x को छोड़े x का 1, यानी u × v रूल फॉलो कर दिए। तो ये हो गया dy/dx, ये हो गया y, इधर हो गया x कैंसिल 1 प्लस log x, और y का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग 1 प्लस log x। तो देखिए ऑप्शन मेरा बी इज़ करेक्ट है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 24। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 24 बच्चों, fx ax² bx प्लस c देन f' = 0। तो ये कहता है f' बच्चों। तो बच्चों ये देख रहे हैं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर इस चैनल पे अगर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो देखते हैं हम लोग कि fx = दिया हुआ है ax² bx प्लस c। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निकालते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो ax² का होता है 2x, bx का 1 और c कांस्टेंट है 0। तो ये मेरा निकला 2ax प्लस b f'(x), और आपको निकालना है f'(0), x के प्लेस पे 0 रखे, 2 × 0 प्लस b, ये 0 प्लस b यानी b, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम 25 देखते हैं। 25 है कि y = 5 cos x - 3 sin x देन t2y/dx², है ना। डबल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है, तो डबल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है, दो डबल डेरिवेटिव करना होगा। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, 5 cos x - 3 sin x। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये मेरा था 5 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है 3, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, ठीक है। ये मेरा dy/dx फाइंड हो गया, -5 sin x - 3 cos x। फिर इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो d2y/dx² ये होगा -5 sin x का डेरिवेटिव cos x - 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये हो गया -5 cos x प्लस 3 sin x। आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो 5 cos x - 3 sin x, और ये मेरा देखिए y है ना, तो ये हो गया -y, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 26 देखते हैं हम लोग बच्चों। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है और इसमें कहता है डबल डेरिवेटिव निकालना d2y/dx²। तो सबसे पहले dy/dx निकालना होगा, फिर डबल डेरिवेटिव करना होगा। तो x = है at² और y = है 2at। तो ये इसका पैरामीटर t है, तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए पहले। तो ये मेरा होता है a t² का हो जाएगा 2t, तो ये हो गया 2at। इधर y का कीजिएगा तो dy/dt होगा और 2at का 1 है ना, तो ये निकला 2a। आपको निकालना है dy/dx, तो इसमें आप लिखिएगा dy/dx अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा बोलिए, तो ये हो जाएगा dy/dt और dx/dt। तो ये हो गया मेरा dy/dx, और ये मेरा हो गया 2a और इधर से हो गया 2at, ये कैंसिल है ना। फिर हम लोग लिखते हैं अगेन, इसको डेरिवेटिव करते हैं d2y/dx², तो ये होता है -1/t², और चूंकि t है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर dt/dx है ना। तो ये जो मेरा d2y/dx² हुआ बच्चों, ये हो गया -1/t², और dx/dt का वैल्यू हो गया कितना 2at। तो इसको पलट के लिखना होगा, तो पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2at, तो ये हो गया -2at³। देखिए इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, ऑप्शन नंबर बच्चों। देखिए 27 है y = 10⁻³ - x³ - 3x, और ये दिया हुआ है x का वैल्यू जो है। तो आप इस चीज़ को जानते हैं कि y = 10⁻³ - x³/1 - 3x², ये 3 tan−1x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और नहीं तो x = tan θ पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए तो यही आएगा 3 tan θ, तो थीटा का 1 tan−1 रख दें। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा
तो ये हो जाता है 3 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 28 देख। ये फंक्शन जो है ये कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1, एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 5x का वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू भी है, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 पर ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो जब कंटिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये सब इक्वल होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन हो गया, x के प्लेस पे 5 डाल दीजिए, ये ट्रिक है 5k प्लस 1, इसमें 5 डाल दीजिए, है ना। 3 इंटू 5 माइनस 5, इसमें 5 डाल देंगे, चूँकि इक्वल टू वाला में है तो ये हो गया 5k प्लस 1। तो किसी, ये दोनों तो सेम है, किसी एक को लगते हैं 5k प्लस 1, 15 माइनस 5 10, 5k इक्वल टू 10 माइनस 1, k इक्वल टू 9/5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बच्चों देखिए, ये आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये इक्वल होगा तीनों जब कंटिन्यूस होगा। अगर इसको हम लोग पार्टिकुलर लेकर अलग अलग सॉल्व करते 4 नंबर का रहता तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग लिमिट एच टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और लिखते हैं हम लोग एफ 5 माइनस एच, फिर इसको फंक्शन में डालते हैं, इस तरह सॉल्व करते हैं। लेकिन ये ट्रिक है, जब भी कंटिन्यूस का होगा तो देख लेना है, जो कि वैल्यू निकालने वाला प्रॉब्लम जब भी हो तो इस तरह करके सॉल्व कर लीजिएगा, इसी मेथड में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 20 प्रॉब्लम है, ये कहता है कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। ये कोई माने फंक्शन है ना, और ये जानते हैं आप लोग किसका फंक्शन है ये। इसको डेरिवेटिव करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो 1/a स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, 1/b स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाता है, ये डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स इक्वल टू डी 1/dx। तो ये तो मेरा हो जाता है बच्चों 1/a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, 1/b स्क्वायर, ये हो गया 2y, वाई के रिस्पेक्ट में नहीं था x का, इसलिए dy/dx चेन रूल से, है ना। इसको उधर लेके जाते हैं तो ये हो गया 2y/b स्क्वायर dy/dx, और ये इधर आता है तो माइनस 2x/a स्क्वायर, ये 2 तो कैंसिल हो जाता है, तो ये मेरा होता है dy/dx। ये b स्क्वायर ऊपर गया तो माइनस b स्क्वायर x, और नीचे ये y नीचे आया तो a स्क्वायर y। ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। 30 के बच्चों की y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, चूँकि dy/dx निकालना तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, यानी चेन रूल से अगर करते हैं तो ये बैलेंस करते हैं साइन एक्स का। तो यहाँ पर 2 फंक्शन है तो 2 का करेंगे तो साइन एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 31। प्रॉब्लम 31 है, ये रेट मेजर से प्रॉब्लम है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर के रिस्पेक्ट में। तो आप जानते हैं अगर एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल अगर ए मानते हैं तो ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, और कहता है कि इसका जो चेंज है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो dA/dr, ये हो गया पाई, इसका हो गया 2r, पाई 2 आर। आर का वैल्यू आप 5 लिखते हैं ना, 5 दिया हुआ है, तो ये हो गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 32 देखते हैं हम लोग, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग क्या देखते हैं 31, ऑप्शन ए इज। सवाल कहता है कि स्लोप ऑफ द कर्व, ये कर्व का स्लोप निकालना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, इस कर्व का स्लोप निकालना पॉइंट इतना पे। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करना होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है, तो डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स बाय डी एक्स। तो इसका तो हो गया 2y, और ये dy/dx इक्वल टू 1, तो dy/dx हो गया 1/2y। स्लोप निकालना है, स्लोप 8 कितना पे 1 पे, तो dy/dx 8 1, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2:1, 1/2, y को वैल्यू 1 रख दिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 33 देखते हैं। तो बच्चों देखिए, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय।
आर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, तो आर एक्स जो है वो दिया हुआ बच्चों 3x² प्लस 36x प्लस 5 है ना। तो इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो आर डैश एक्स निकाल लेते हैं। ये होता है 3, इसका हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 36 इंटू 1 प्लस 0। तो आर डैश एक्स इक्वल टू 6x प्लस 36x। आर डैश 15 निकालिए, चूँकि एक्स इक्वल टू 15 दिया हुआ है, तो ये 6 इंटू 15 प्लस 36, ये 90 प्लस 36 यानी 126। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 34 देखते हैं। पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स है, तो इस डिक्रीजिंग, इस 4 ऑप्शन में से किस पे डिक्रीजिंग है इसको देखना, चेक करना है। तो सबसे पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का छोड़ दिए, ई एक्स का ई एक्स होता है, फिर ई एक्स को छोड़े एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है। तो इससे ई एक्स कॉमन, तो x प्लस 2 हो गया। तो अब आप देखिए ये हो गया एक्स ई एक्स प्लस 2। तो डी वाई बाई डी एक्स जब जीरो कीजिएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया है ना, बराबर जीरो। तो ये हो गया एक्स ई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। तो ये मेरा हो गया x इक्वल टू -2 और ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये 0 होगा नहीं, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 और -2 है। चलिए नंबर लाइन बनाते हैं, 0 -2 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। 0 से कोई बड़ा नंबर डालते हैं तो 1 डालते हैं, तो ये मेरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कंसेप्ट हम दिए हुए हैं बच्चों, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव मेरा कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यानी ये पोर्शन में मेरा क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, ये पोर्शन में क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ये पोर्शन में क्या हो गया, इंक्रीजिंग। यही इंक्रीजिंग पूछता तो होता माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। चूँकि डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो ये रेंज मेरा डिक्रीजिंग का हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 35 कहता है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल, वही प्रोसेस है, पहले हम लोग टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, फिर नॉर्मल की बात करेंगे। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया 2x² का 2x प्लस 3 sin x का cos x, तो ये हो गया 4x प्लस 3 cos x। स्लोप निकालना है 0 पे, तो डी वाई बाई डी एक्स 8x बराबर 0 है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालिए, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0। cos 0 क्या होता है, 1 होता है, 3:1, तो आपका निकला 3, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप 3 निकल गया, पर स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो ये हो गया -1/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 36 देखते हैं हम लोग। तो देखिए कहता है द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये लाइन दिया हुआ, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 1, चूँकि y इक्वल टू mx प्लस सी अगर डालते हैं इसको, है ना, ऐसा समझ लीजिए y इक्वल टू mx प्लस सी, तो स्लोप है, सॉरी ए में जो 1 हो जाता है, और मेरा कर्व है y² इक्वल टू 4x, तो इसका स्लोप क्या होगा, तो इसको भी डेरिवेटिव करते हैं, तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू 1, तो ये मेरा हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4/2y, तो ये हो गया 2 2 कैंसिल, तो 2/y, ये मेरा ये हो गया इसका स्लोप, और इसका स्लोप 1 हो गया। तो चूंकि ये लाइन है, स्पर्शरेखा क्या करता है, कर्व को टच करता है, तो ये दोनों स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप है 2/y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 2 हो गया। y इक्वल टू 2 डालिएगा, है ना, तो y तो 2 निकल गया। अब देखिए आपको निकालना है, पॉइंट निकालना है, तो y का वैल्यू 2 डालेंगे, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे डालते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। तो या इसमें भी डालते हैं तो 2 रखेंगे, तो इधर ला के x इक्वल टू 1, तो यानी 1 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 37। बच्चों देखिए ये कहता है कि ये जो फंक्शन है
एफ एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले इसको तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो डाल देते हैं। तो जैसे स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ये मेरा ये छोटा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाले को, तो ये हो गया 0 माइनस 1 प्लस 2x, फिर माइनस इसको डालते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये होता है 0 प्लस 1 प्लस 2x। चूँकि प्रॉब्लम बड़ा डाल दिया है इसमें बच्चों, तो ये देखिए ये हो जाता है माइनस 1 प्लस 2x, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ये हो गया 1 प्लस 2x, और इधर से आया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक प्रॉब्लम दे दिया है, अगर इस तरह का आ जाए तो इसका आंसर याद रखने से बेटर होता है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो गया -1 और माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। इधर से आते हैं तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x, है ना। 1 हो गया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। फिर इसके करने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए तो ये अगर 2x डालते हैं तो -2x, ठीक है। फिर आप डालते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस 2x स्क्वायर, फिर अब डालते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा -2x क्यूब, और नीचे मेरा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए आप एक्स क्यूब वाला देखिए ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा इससे। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी 4x स्क्वायर, है ना। एक एक्स स्क्वायर यहाँ, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे, है ना। तो एक को काट दीजिए और ये भी ख़त्म हो गया। 2x में आइए, 2x एक यहाँ कैंसिल, ठीक है। x भी कैंसिल, बच रहा है 2x स्क्वायर, है ना। एक 2x स्क्वायर और -2 बचा, ये दोनों मिलके, है ना, बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब आप देखिए कि f' अगर 0 करते हैं तो 0 करने का मतलब है कि 2x स्क्वायर माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0, 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू +-1 हो गया, ठीक है। तो अब +-1 हो गया। अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -1 ही इसका जो है क्या हो जाएगा आपका, -1 इसका, सॉरी आपको निकालना है क्या निकालना है आपका पॉजिटिव, है ना। तो जब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव में x इक्वल टू 1 ही इसका मिनिमम पॉइंट होगा, है ना। क्योंकि जैसे डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये तो कैंसिल, और ये भी पॉजिटिव है, u बाय भी करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो x इक्वल टू 1 पे क्या निकलेगा, मिनिमम पॉइंट निकलेगा। तो x इक्वल टू 1 अगर डालते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 1 कैंसिल 1/3, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा d। नेक्स्ट प्रॉब्लम 38 देखते हैं बच्चों क्या कहता है। कहता है कि द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 इज द टेंजेंट टू द कर्व। ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस 1, ये टेंजेंट है इसका। तो निश्चित है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ये जो y का वैल्यू इसमें डाल देते हैं mx प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये हो गया मेरा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2mx अब प्लस 1, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, 2m, फिर चलते हैं बच्चों, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m x प्लस 1 इक्वल टू 4x। इसको इधर ले आइए, है ना, ये हो गया m x का होल स्क्वायर, है ना, और इधर या ऐसे रहने देते हैं हम लोग, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2m माइनस 4 x बाहर प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो स्लोप जो है ये जो देखिए कर्व है ये इसको टच कर रहा है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ज़ीरो हो गया। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो लिखते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी ये जो है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर क्या है, ए के प्लेस पे क्या है, बी के प्लेस पे ये है, तो ये मेरा हो गया 2m-4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है m स्क्वायर, सी का वैल्यू है 1 इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे तो ये हो जाता है 4m स्क्वायर माइनस 8 टू 16m और प्लस 16, इधर हो गया माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 4 कैंसिल, तो बचा ये 16 माइनस 16m प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है 16m इक्वल टू 16 और 16 कैंसिल, तो m इक्वल टू 1, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 38-9 कहता है ए सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर लॉन्ग बीइंग फिल्ड विथ वीट एट द रेट 314 cubic meter per hour, the depth of the width is increasing at the rate of, है ना, 1 मीटर पर आवर, 0.1 मीटर पर आवर, 1.1 मीटर पर आवर, 0.5 मीटर पर आवर। कहता है कि एक सिलेंडर है ना, जिसमें कि एक 10 सेंटीमीटर इसके रेडियस है, ठीक है। तो r इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो कहता है कि उसके अंदर जो है गेहूं को भरा जा रहा है, जिसका भरने का रेट जो है यानी कि वॉल्यूम जो है dv बाय dt, ये दिया हुआ है कितना 314, है ना। तो कहता है कि क्यूबिक मीटर पर आवर, है ना, क्यूबिक मीटर पर आवर ये दिया हुआ है 314। तो डेप्थ ऑफ वीट इज द हाइट, अगर हाइट को h माने तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, v इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो देखिए dv/dt, ये पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो ये हो गया dh/dt। आपको निकालना है dh, पहले आप इसको चेंज कर लेते हैं, है ना, पहले चेंज कर लेते हैं बच्चों। ये जो है मेरा dv/dt है 314, है ना, पाई आर स्क्वायर dh/dt निकालना आपको, dh/dt है, तो ये हो जाए 314 बाय पाई आर स्क्वायर, है ना। तो देखिए ये मेरा हो गया 314 बाय पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है ना, पाई हो गया, और आर का वैल्यू है 10 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 314 बाय 100, और इधर ये हो गया 10 जा 100 हो गया, तो ये 100 कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा कितना 1 मीटर पर आवर, ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम है बच्चों 40 प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे और दोस्तों को भी शेयर भी कर लीजिए, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग 14 प्रॉब्लम। कहता है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय द पंपिंग 9 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड। कहता है एक बैलून को फुलाया जाता है जिसमें कि इसका 9 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस भरा जाता है ना पर सेकंड की दर से। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम मेरा जो दिया हुआ है dv/dt दिया हुआ 9 क्यूबिक, है ना, और r भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका रेडियस। तो कहता है कि इसका जो रेडियस है वो किस रेट से बढ़ेगा। तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो dv/dt आप अगर निकालते हैं तो ये हो गया 4/3 पाई, ये हो गया 3r स्क्वायर, इधर हो गया dr/dt, ये मेरा जानते हैं 900 होता है, ठीक है। और इधर 3 कैंसिल, तो ये हो गया 4r स्क्वायर ले लेते हैं और dr/dt। तो ये देखिए हम लोग चेंज करते हैं dr/dt, तो ये होता है 900/4r स्क्वायर, 900/4, r का वैल्यू दिया 15 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 900/4 इंटू 225, ये 900 ही हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 900/900 कट के 1, है ना, तो 1 हो गया,
और कुछ छूट रहा है बच्चों, ये पाई छूट रहा था मेरा, है ना, 4 पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई, ये हो गया 4 पाई, तो ये हो गया 900 पाई, तो 1/पाई सेंटीमीटर। ए इज ऑप्शन करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये फोर्थ जो सेट है इसका भी सॉल्यूशन हम लोग विथ एक्सप्लेन कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग सेट 5 का सॉल्यूशन लेके हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।